We did not go to Afghanistan to nation build. And it's the right and the responsibility of Afghan people alone to decide their future and how they want to run their country. So let me ask those who want us to stay. How many thousands more Americans, daughters and sons, are you willing to risk? How long would you have them stay? Already we have members of our military whose parents fought in Afghanistan 20 years ago. Would you send their children and their grandchildren as well? Would you send your own son or daughter? If this isn't a mission accomplished. जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा। और व्यूअर्स, जिस तरह के आपने देखा प्रेसिडेंट जो बाइडेन जिन्होंने ये कल कहा कि वो 31 अगस्त को जो अमेरिका की तमाम फोर्सेस हैं वो अफगानिस्तान से निकल जाएंगी। और इस पे बात करने के लिए मैंने दोबारा ज़रूरत महसूस की और रिक्वेस्ट की जनाब साजिद तारड़ साहब से कि वो हमें बताएं कि बेसिकली ये अमेरिका जो है ये तो हमें कह रहा था हम तो वहाँ नेशन बिल्डिंग करने जा रहे हैं और हमें वहां पे बताना है कि आपको किस तरह रहना है। अगर अफगानिस्तान ने सिविलाइज्ड वर्ल्ड में रहना है तो दुनिया में किस तरह रहना है। आज जो बाइडेन कह रहे हैं कि ये अफगानिस्तान के अवाम का काम है। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लग चुके हैं। तालिबान का मैं आपको मैप दिखाता हूँ व्यूअर्स कि तालिबान इस वक्त कहाँ बैठे हुए हैं। ये जो आप समझते, ये जो आप ग्रीन मैप देख रहे हैं मेरे सामने, ये तालिबान का कंट्रोल है और स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस समझी जाती है। बाकी ये बीच में आप देखें थोड़ा सा आईएस और जो वाइट पोर्शन है इसमें अफगान गवर्नमेंट जो है वो बैठी हुई आपको नजर आएगी। और ये जो आप एक और मैप देख रहे हैं इसमें जो डार्क पर्पल है ये लेटेस्ट तालिबान ने जो है वो जो है अपनी प्रेजेंस बढ़ाई है। सो आप इमेजिन कर लें कि आईएसएस भी मौजूद है, तालिबान प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं और अमेरिकी सदर जो हैं वो कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं। साजिद तारड़ साहब, सर मैंने आपके सामने वीडियो भी रखी है और ये मैप भी रखे हैं। आप बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे देखते हैं? आज वो कह रहे हैं हम नेशन बिल्डिंग नहीं करेंगे वहां पे। देखिए, मैं इस चीज को जो उन्होंने कल किया इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं तिफल तसलियां कहूंगा। इसको दरअसल एक नजर आ रहा था कि कंफ्यूजन नजर आ रहा था। किस तरीके से वो तिफल तसलियां इसलिए कह रहा हूं, किस तरीके से वो मुख्तलिफ बहानों से ये बावर कराने की कोशिश कर रहे थे कि अफगानिस्तान ऐसे ही था और ऐसे ही रहेगा, जिसका बार बार उन्होंने कहा कि आज तक कोई भी कौम अफगानिस्तान को यूनाइट नहीं कर सकी। ये तिफल तसलियां हैं। अब इसके बारे में मैं चंद अपने पॉइंट बताना चाहूंगा कि कल उसमें से क्या उन्होंने किन चीजों पे जोर दिया और उसके बाद मैं इसका अपनी ओपिनियन दूंगा, अपना एनालिसिस दूंगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि उन्होंने किन चीजों पे कल बातें की, उनके पूरा उसका रुबे रुबाब क्या था। एक तो उन्होंने पॉइंट किया कि हमारा ऑब्जेक्टिव था उसामा बिन लादेन का, तो वो हमने अचीव किया। दूसरा उन्होंने कहा कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव दूसरे थे वो भी हमने अचीव कर लिए। यहां से हमने दहशतगर्दी को बंद करके रखा, दोबारा निकल नहीं चल सकी। और तीसरा उन्होंने कहा कि हम नेशन बिल्डिंग के लिए वहां नहीं गए थे। चौथा पॉइंट उन्होंने कहा कि हम 3 लाख अफगान फौजी और उनको इतने प्रोफेशनल तरीके से ट्रेन कर चुके हैं वो अफगानिस्तान को डिफेंड करेंगे। हिस्ट्री का हवाला लेते रहे वो। वियतनाम के इनखला की उन्होंने मिसाल वहां पे दी कि ये वियतनाम नहीं होगा, हम वी आर स्टिल स्ट्रॉन्ग, हम अभी तक काबुल को होल्ड करेंगे। अफगान फौजी जो हमने 3 लाख ट्रेन किए हैं, दे विल डिफेंड, काबुल गिरेगा नहीं। फिर उन्होंने वहां पे एक अफगान लड़की की मिसाल दी कि उन्होंने कहा कि मैं उससे मिला, उसने कहा मैं डॉक्टर बनूंगी। उसके बाद उन्होंने 18,000 मुलाजमीन जो इंटरप्रेटर और दूसरे थे उनके बारे में एक सोल्यूशन देने की कोशिश की, बल्कि उसमें थोड़ी हीटेड भी चीजें हुई। उन्होंने कहा हम उनको थर्ड कंट्री में ले जाएंगे क्योंकि वहां वीजे प्रोसेस नहीं हुए हैं। और उसके बाद उन्होंने बार बार एक नरेटिव जो शुरू से वो ले रहे हैं, जो कि एक स्ट्रॉन्ग नरेटिव नहीं है कि अफगानी अपना मसला खुद हल करे। तो फिर आप वहां पे जाके आपने अमेरिकन टैक्स पेयर्स का $1 ट्रिलियन से ज्यादा पैसा क्यों जाया किया? फिर आपने पूरी दुनिया को कंफ्यूज रखा। आप सिर्फ अफगानिस्तान में नहीं गए, आप इराक में भी गए, आपने लिबिया को भी जाके छेड़ दिया, आपने इसको भी। आपने अगर नेशन प्रोसेस नहीं बिल्डिंग करना था तो आपने फिर नेशन तबाह करने का ठेका लिया हुआ है आपने फिर। और उसके बाद ये देखें कि जो चीजें बार बार, एक बात उन्होंने बड़ी अजीब सी कही कि हमें तालिबान पे एतमाद नहीं है, आई डोंट ट्रस्ट तालिबान, आई डोंट लाइक। तो फिर आप उनके साथ दोहा में क्यों बैठे? आज भी बैठे हैं। आज भी अमेरिका में आप पिक्चर ड्रा कर रहे हैं कि आज नेगोशिएशन ऑफ प्रोसेस इज गोइंग ऑन, इज टेकिंग प्लेस एंड देयर विल बी अ पॉलिटिकल सॉल्यूशन। आज भी जो हमारा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी
उसमें से सबसे बड़ा जो अगर टेक लिया जाए तो वो ये था कि अभी तक वो पुरुम्मीद है कि काबुल नहीं गिरेगा। अफगान रजीम और तालिबान जो हैं वो दोनों इस चीज का एक पॉलिटिकल हल निकालेंगे। मेरे ख्याल में ये रॉन्ग पिक्चर है। उसको मैं आप मेरा सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये होगा कि एपी न्यूज में आज अभी एक आर्टिकल आज छपा जिसमें ये कहा जा रहा है कि 80% अफगानिस्तान इज पार्ट ऑफ इज अंडर कंट्रोल ऑफ तालिबान। और जिस तरीके से वो सूबाई दारुल हुकूमत जो किसी में भी एंटर नहीं हुए, ये एक डील का हिस्सा ताकि खून खराबा ना हो। और जो ही वहां से आखिरी अमेरिकन जो निकलेगा, 650 फौजी तो काबुल में रहेंगे वहां उनकी एम्बेसी को सेव करने के लिए। उनका मुस्तकबिल भी अभी जो है वो 50-50 है। लेकिन जो ही वो अपने 31 अगस्त को पहुंचेंगे, हर सूबे का दारुल हुकूमत भी तालिबान टेक ओवर करेगा। उन्होंने बल्कि सबसे बड़ी बात यहां मैं ये बताना चाहूंगा कि अमेरिका अपने सियासी इंतशार का शिकार है। वहां पे वो कहते हैं ना, इनको जो जर्नलिस्ट भी सारे मिले हुए हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन जो पूछा जाना चाहिए था जो नहीं पूछा गया कि तालिबान इज ऑलरेडी लुकिंग टुवर्ड्स चाइना। वो ऑलरेडी देख रहे हैं चाइना इज गोइंग इन एंड बिल्डिंग अ रेलरोड देयर एंड दे आर रेडी टू गो साइन द कॉन्ट्रैक्ट विद तालिबान। ये ना किसी ने क्वेश्चन पूछा ना पूछेंगे, क्योंकि सारा ये गवर्नमेंट सीएनएन की गवर्नमेंट है। ये इस वक्त सीएनएन इज इन द व्हाइट हाउस। हर लिबरल मीडिया जो आउटलेट है दे आर एम्बेडेड विद द गवर्नमेंट। वो सवाल ये पहले पूछते रहे आज तक बाइडेन साहब से कि आपके कुत्ते का क्या नाम है, आपको आइसक्रीम फ्लेवर कौन सा पसंद है। तो इसी तरह के सवाल आज भी पूछते हैं उनसे ये नहीं पूछ रहे, उनसे ये क्वेश्चन क्यों नहीं किया गया भाई आप रात को लाइटें बंद करके तो वहां से भागे हो 3 एयरप्लेन्स में, आपने अपने 3 लाख जो ट्रेन फौजी थे आपने वो भी नहीं बादर किया कि उनको जाती दफा बता दें। वहां पे जो आप गाड़ियां छोड़ गया उनकी चाबियां उनको दे जाती दफा, आपके तो इस्तेमाल में नहीं है। लेकिन अगर ये हालात है तो आप फिर दूसरी तरफ से बता रहे सियासी हल निकलेगा और 3 लाख फौजी जो आप ट्रेन करके आए वो काबुल को डिफेंड करेंगे। वो गनी साहब अभी भी लीडर है, अब्दुल्ला साहब अभी भी लीडर है। अभी भी आपने उनको 266, जो सबसे बड़ी बात है जो मेरे लिए आप एज एन अमेरिकन टैक्स पेयर, $286 मिलियन ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए दिया, $3.3 बिलियन फॉर द सिक्योरिटी ऑफ अफगानिस्तान। ये मजाक है, ये मेरा मतलब बना हुआ है अमेरिकन टैक्स पेयर्स का पैसा। जब आप सलाहियत ही नहीं रखते किसी चीज को अकम्प्लिश करने के लिए, आप इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक और कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। लेकिन ये कल देखा गया कि प्रेसिडेंट वाज कंफ्यूज, उनके पास अवाम को, अमेरिकन को कोई जवाब था ही नहीं देने का कि ये $1 ट्रिलियन की वार में से हमने क्या पाया क्या खोया। बिल्कुल सही है। अच्छा तारड़ साहब ये बताएं, पाकिस्तान में इस वक्त बड़ी परेशानी है, बल्कि आज ही पाकिस्तान के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है मोहिद यूसुफ, उन्होंने कहा कि सिचुएशन इन अफगानिस्तान इज एक्सट्रीमली बैड एंड आउट ऑफ कंट्रोल। आज सेक्रेटरी ब्लिंकन की और शाह महमूद कुरैशी की भी बात हुई और पाकिस्तान जो कह रहा है कि हमारा जो मौकफ था रिस्पॉन्सिबल विड्रॉल, रिस्पॉन्स, ये हमारी पंच लाइन थी। अगर आपने निकलना है तो इस तरह निकलें कि कोई सेटलमेंट करके निकलिएगा, इस तरह रात के अंधेरे वाला चक्कर ना कीजिएगा। आप सर ये बताएं कि हमारी तो यहाँ पे नींदें उड़ गई हैं, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। आज मैं आपको बात बताऊं, गिलगित बल्तिस्तान में कुछ कमांडर उठ खड़े हुए हैं, कमांडर हबीबुल्लाह, वो आ गए, उन्होंने जनाब वहां पोलो ग्राउंड में आके जनाब आके कचहरी लगा ली। और क्योंकि उनको पता है कि अफगानिस्तान में तालिबान दोबारा आ रहे हैं, तो जो ये पाकिस्तान में उनके सिंपथाइजर छुपे हुए थे गली मोहल्लों में, वो भी निकल के बाहर, अब जो है ना बारिश के बाद जिस तरह वो आते हैं ना, मखलूक बाहर आती है, वो भी बाहर आ गए हैं। तो ये बताएं कि हमारी जो पोजीशन है, हम तो मजीद एक्सपोज हो जाएंगे। गो के हमारा सिक्योरिटी ऑपरेटर्स बहुत स्ट्रांग है और हमने पहले भी इनको एलिमिनेट किया और आइंदा भी ये जितने भी लोग हैं एलिमिनेट हो जाएंगे। लेकिन हाउ डू यू सी कि वॉशिंगटन समझ गया कि जो 1989 में हमारे साथ किया था, हमें छोड़ के चले गए थे, आज फिर पाकिस्तान को छोड़ के चले गए। एब्सोल्युटली राइट। बल्कि उसमें एज एन अमेरिकन मेरा सबसे बड़ा पॉइंट ये होगा कि अगर अफगानों ने अफगानिस्तान का हल खुद ही निकालना था, जिस तरीके से आज बार बार प्रेसिडेंट बाइडेन रिपीट कर रहे हैं, तो फिर हमारा $1 ट्रिलियन से ज्यादा वहां पे, यहाँ पे मैं 3-4 चीजें आपको बताना चाहता हूँ कि ये क्या हुआ, क्या है वो $1 ट्रिलियन किधर गया है। असल में हमारे यहाँ पे अमेरिका में भी ओरिजिनली अब देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्टर डिफेंस, जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर हैं, डिफेंस की चीजें बनाने वाले हैं, वो भी सारी सियासत के साथ वो भी एम्बेडेड है, वो भी क्यों खिचड़ी हुए हैं। वो यहाँ पे भी वो उसी तरह का सिलसिला चल रहा है जिस तरह पाकिस्तान में हो रहा है, वही हालात।
यहाँ पे बल्कि अगले दिन मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, कहते थे हमारे मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स और इस पूरे डिफेंस कॉम्प्लेक्स जो मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है, इसको चलाने के लिए उनको दुनिया में 2 जंगें चाहिए होती हैं ताकि वो सारा सिलसिला चले, वो भी खाएं लुटा पाड़, वो भी डाके मार। मेरे पास ये सारी चीजें, और इसी वो जो $1 ट्रिलियन है वो इसी शख्स में, इसी साइड में गया। कुछ ब्लैक वाटर खा गई होगी, कुछ ये आपके कॉन्ट्रैक्टर खा गए होंगे, वो आगे सब कॉन्ट्रैक्टर, कोई डिफेंस वाले खा गए होंगे, तो इसी तरह का चक्कर चल रहा है। लेकिन ये देखे ना कि आज किस तरीके से ढिठाई के साथ उन्होंने चीजों को, फैक्ट्स को ऑन ग्राउंड, मैं हैरान हूं कि वाशिंगटन डीसी में बैठे हुए मुझे ये पता है कि एक डिस्ट्रिक्ट को टेक ओवर करने के लिए अगले दिन सिर्फ 4 तालिबान गाड़ी में बैठ के गए और टेक ओवर कर लिया, और ये डिनाई कर रहे हैं कि हमारा 3 लाख ट्रेन फौजी जिनको हमने ट्रेन किया है वो काबुल को डिफेंड करेंगे, वो पूरा हर चीज वापस कर लेंगे। ये असल में खुश नसीबी इनकी ये है चीमा साहब कि वो तालिबान अब वो तालिबान नहीं है। तालिबान भी रिफॉर्म्ड हो गए, कुछ वो भी रिफाइन हो गए हैं। उसकी मिसाल आपको मैं देना चाहूंगा, एक बड़े अच्छे से, मैं समझता हूं कि बड़े अच्छे तरीके से टैकल कर रहे हैं जो तालिबान, उनमें पढ़े लिखे लोग आ गए। आप देखें उनमें से जो उनके शाहीन साहब हैं, उन्होंने, मैं एक तो बड़ी उन्होंने अकलमंदाना स्टेप ये लिए कि उन्होंने जो 18,000 लोग हैं उनको एक ऑप्शन दिया कि आप यहाँ हिफाजत के साथ रह सकते हैं, हम आपको नहीं छेड़ेंगे। उसके बाद उन्होंने, मैं हैरान इस बात पे होता हूँ, हजारा लोगों को हजारा ब्रिगेड बना लिया। पहले सिर्फ इन पे एक थाप होती थी कि सारे सुन्नी है ज्यादा तालिबान, अब उन्होंने शिया ब्रिगेड भी साथ एक बना लिया। तो ये वो तालिबान नहीं है। और मैं आज हैरान था इस बात पे कि शाहीन साहब ने स्टेटमेंट दी है, जो स्पोक्स पर्सन है उनके, उन्होंने कहा कि हम अमन चाहते हैं, हम जंग नहीं चाहते। तो वो तालिबान, ये खुश नसीबी है मैं समझता हूं पाकिस्तान की भी और जो बाइडेन की भी। अब तालिबान भी वो तालिबान नहीं है, वो भी चाहते हैं कि अफगानिस्तान में पुरअमन चीजें चले आगे। लेकिन ये खदशा आपका बिल्कुल ठीक है, मैंने इसके बारे में भी पढ़ा है कि अगर तालिबान जो है वो पावर में जब आते हैं, आएंगे, तो जो तहरीके आपकी तालिबान पाकिस्तान है उसको भी तकवीयत मिल सकती है, वो भी जो है वो। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं मेंशन करूंगा कि तालिबान के एग्रीमेंट में चीजें शामिल है दोहा में कि वो अफगानिस्तान की सरजमीन को इंटरनेशनल, बिलखुसूस पाकिस्तान के लिए दहशतगर्दी को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। मैं ये आपको एक छोटा सा इंटरव्यू सुनाता हूँ, एक अफगान स्पोक्सपर्सन का, टीआरटी को दिया है, फिर उस पर बात करते हैं। तार साहब, we have signed the agreement with the US. We have been abiding by that agreement. We have not made any violation of the agreement. So, according to the agreement, they have pledged and made commitment that they will withdraw all their forces, military forces, trainers, contractors, advisor from Afghanistan. And they will close this chapter of occupation, and then we will enter another chapter of reconstruction of Afghanistan, independence of Afghanistan. In that chapter, they are welcome in civilian role. But if they still leave behind their troops, that would be a clear violation on their part from the agreement that they have signed on 29 February 2020. जी, सुन लिया कि उन्होंने कहा है जनाब कि आपने हमारे साथ एग्रीमेंट किया है, आप सिविलियन रोल में हमारे साथ आए, आपने कंस्ट्रक्शन करनी है तो आए, लेकिन आइंदा ऐसे नहीं हो सकता। एक तारड़ साहब एक चीज बताएं, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ईरान गए और तालिबान की इस वक्त ईरानियों से भी मुलाकात बड़ी हुई है, और रिसेंटली सुनने में ये भी आया है कि पाकिस्तान को ये खदशा है कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की तालिबान से कोई मुलाकात ईरान तेहरान में हुई है। अच्छा, ये बताएं वाशिंगटन डीसी में क्या पल्स है तारड़ साहब के, अगर इंडिया तालिबान से बात करता है क्या इसको ठीक समझा जाता है? क्योंकि पाकिस्तान में भी 2 धड़े हैं इसमें। एक धड़ा कहता है नहीं जी तालिबान से तो उनको बात करनी नहीं चाहिए, दूसरा कहता है जी नहीं करनी चाहिए क्योंकि तालिबान आगे मेन स्टेक होल्डर हैं। तो इंडिया के बायलैटरल ताल्लुकात तो अफगानिस्तान के साथ हैं, तो क्यों ना वो तालिबान से बात करें?
सो हाउ डू यू सी दिस इंडियन रोल? क्या वो नेगेटिव होगा? क्योंकि अभी तक तो पाकिस्तान ने बड़ा चीखो पुकार की है इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने कि इंडिया हमें डिस्टेबलाइज कर रहा है और वहाँ टीटीपी को फंडिंग कर रहा है और नॉन स्टेट एक्टर को फंडिंग कर रहा है, और तालिबान भी बड़े तेज हैं, वो भी देख लेते हैं पाकिस्तान को कब दबाना है। सो हाउ डू यू सी दिस इंडियन रोल, ईरानी रोल, और ये तालिबान का आपने देखा है कि वो अब तो उनके लोग टीआरटी पे भी आ गए हैं, जो आप कह रहे थे कि वो बड़े बदल गए हैं। ये देखे, मैं शाहीन साहब के इसी इंटरव्यू रिलेटेड ही उसी का रेफरेंस दे रहा था कि वो रिफाइंड हो चुके हैं, वो पहले वाले तालिबान नहीं है। अब जिस तरीके से शाहीन साहब ने आपने देखा टीआरटी पे जबरदस्त इंग्लिश बोली और जिस तरह उन्होंने रेफरेंस दिए जबरदस्त मेरे ख्याल में। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि ईरान में या तालिबान के साथ दो इसके एंगल क्या है। पाकिस्तान का एंगल तो यही है कि तालिबान को बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए इंडिया के साथ, और मेरे ख्याल में नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि जिस तरीके से इंडिया ने पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया थ्रू अफगानिस्तान, 17 कौंसल जनरल बना के, बॉर्डर पे कैंप बना के बलोचिस्तान में, और दूसरा जिस तरीके से पाकिस्तान में रोल प्ले किया, और कल घोषण उसकी मिसाल है, जिस वो वहां कहां से पकड़े गए, उनके एडमिशन और चीजें वो सारी आप देखें, तो इट इज नॉट इन फेवर ऑफ पाकिस्तान इन द फ्यूचर। अब अमेरिका क्या चाहेगा कि अमेरिका चाहेगा कि तालिबान इंडिया के साथ रिलेशनशिप बनाए, क्योंकि इस वक्त ना सिर्फ यहाँ पे 5 इंडियन कांग्रेसमैन, ना सिर्फ निक्की हेली, बॉबी जिंदल, ना सिर्फ कैमला हैरिस फैक्टर, उनके की पोजीशंस यहाँ पे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में, वो चाहेंगे कि वो इंडिया के साथ तालिबान की बातचीत हो और प्रेशर पाकिस्तान पे कायम रखा जाए। ये दो डिफरेंट एंगल है उसमें, लेकिन पाकिस्तान को चाहिए अपनी फॉरेन पॉलिसी में चीजों को आप स्ट्रॉन्ग रखें अपना। जिस तरीके से मैं समझता हूं कि पाकिस्तान हैज बीन टेकिंग वेरी वाइज डिसीजंस लेटली टुवर्ड्स अफगानिस्तान। जिस तरीके से बाजवा साहब भी गए, उन्होंने वहां पे जाके तालिबान को गाइड किया, ऑप्शंस दिए, पाकिस्तान की चीजें उन्होंने बताई, एक्सप्लेन किया कि व्हाट पाकिस्तान वांट्स आउट ऑफ इट। आई थिंक इट वाज अ वंडरफुल थिंग, बट दे हैव टू कीप ऑन गोइंग, कीप देयर आई ऑन द बॉर्डर्स। और मैं समझ रहा हूं, और शायद ये भी बताना चाहूंगा कि अभी लेटली पाकिस्तान से कुछ लोग ईरान जा रहे हैं, जो ईरानी मॉडल देखकर आएंगे कि अगर वहां से अफगानी रिफ्यूजी आते हैं तो जिस तरीके से ईरान में उनको हैंडल किया गया, उनको रूरल एरिया में सिर्फ रखा गया, मेन अपने शहरों में एक्सेस नहीं दी, वो स्टडी करके आएंगे। वो आने तो है, क्योंकि इस वक्त आपने देखा होगा कि ईरान में भी जा चुके हैं कुछ लोग, ताजिकिस्तान जा चुके हैं कुछ लोग, पाकिस्तान कम आएंगे लोग, क्योंकि उन्हें पता है कि तालिबान हैव टाइज विद पाकिस्तान एंड थिंग्स, दे आर मोस्ट लाइकली गोइंग टुवर्ड्स ताजिकिस्तान। लेकिन फिर भी लोग आएंगे, पाकिस्तान इज प्रिपेयर्ड, और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान इज दे आर टेकिंग द राइट स्टेप्स टुवर्ड्स अफगानिस्तान। अच्छा दरअसल ये बताएं कि चाइनीज जो हैं उनको वो तालिबान के बड़े करीब हो रहे हैं, तो ये जो चाइना की जो प्रेजेंस है, एक तरफ तो अमेरिका कहता है कि हमने, जो बाइडेन ने ये कहा, जो अपनी स्टेटमेंट में भी बाइडेन ने कहा रिसेंटली, जो कल बात हुई, उन्होंने कहा भाई कि हमारे लिए बिगर थ्रेट्स हैं, हमने और दुनिया में चीजें देखनी है, अफगानिस्तान में हम अपनी अटेंशन डाइवर्ट नहीं कर सकते। इससे दुनिया को मैसेजिंग गलत होती है कि अमेरिका की जो टॉप प्रायोरिटी है वो अफगानिस्तान है, हमारी टॉप प्रायोरिटी अफगानिस्तान नहीं है, चाइना है। लेकिन चाइना तो तालिबान के साथ जो अभी डील करेगा और वहां से कारोबार भी करेगा, उनको डेवलपमेंट भी करके देगा। सो हाउ मच बिगर चैलेंज इन वॉशिंगटन डीसी, या लोग वहां पे अमेरिकन कैसे देखते हैं कि चाइनीज और तालिबान की जो डायलॉग है या टॉक्स हैं या जो एंगेजमेंट है, इसको अमेरिका में कैसे देखा जाता है? देखिए, अफगानिस्तान में एक तो मैं ये बताना चाहता हूं कि व्हाट काइंड ऑफ माइंडसेट इज इन वॉशिंगटन डीसी। देखिए, स्टेट डिपार्टमेंट में और पेंटागन में चंद लोग इन चीजों की वजह से परेशान होंगे, लेकिन ओवरऑल करंट एडमिनिस्ट्रेशन एक तो अंदरूनी इंतशार का हिस्सा है, कंट्री इज डिवाइडेड ऑन ब्लैक एंड व्हाइट बेसिस, ब्लैक लाइव मैटर, अंतीफा, ये सारी मेरा मकसद है। सोशलिज्म और कम्युनिज्म इज एजेंडा ऑफ द कंट्री, फॉरेन पॉलिसी इज नॉट ऑन द रेडार। कुछ लोग जो ऐसे स्टेट डिपार्टमेंट के या पेंटागन से हैं, वो इस चीज के बारे में बोलते हैं कि वो कहते हैं हमारा, जिस तरह आपने खुद फरमाया कि चाइना और रशिया, हमने उनको जाना है। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए तो चाइना अगर एक्सपेंड करता है अफगानिस्तान में, चाइना यहां से बस्ती एशिया में एक्सपेंड करता है, वो भी तो अगेंस्ट अमेरिकन इंटरेस्ट है, लेकिन उसको रोकने की सलाहियत अमेरिका के पास है ही नहीं है। उसकी वजह ये है कि जब अब आपकी इंटरनल चीजें आपके कंट्रोल में ना हो, आपकी इकोनॉमी, आपके लोग, 10 मिलियन जॉब्स इस वक्त खाली है अमेरिका में, लोग काम करके राजी नहीं है, क्योंकि करंट एडमिनिस्ट्रेशन को घर बिठा के खिलाती रही है। यहाँ पे हमारा सदर्न बॉर्डर एक ह्यूज क्राइसिस है, वहां पे
उसको वो आउट ऑफ कंट्रोल है, बिल्कुल उसमें नहीं है। इस वक्त प्रेसिडेंट साहब बार बार जोर देते हैं कि हमें इंटरनल थ्रेट पे तवज्जो देनी चाहिए। इंटरनल थ्रेट क्या है? वो रिपब्लिकन्स है और व्हाइट्स है। अगर उनका टोटल टारगेट इस चीज पे रहेगा तो हु केयर्स अबाउट अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान? मेरी समझ से ये बात है, आई डोंट लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन इन द कंट्री, बट लेकिन इस वक्त ये क्लियरली नजर आ रहा है कि अमेरिका इज हैविंग फटीग, बीइंग अ स्टेट, अ सोल सुपर पावर ऑन द प्लेनेट। उनके हाथ से चीजें स्लिप हो रही है। उनको बार बार रशिया भी चैलेंज करता है, चाइना मसल फ्लेक्स करता है, ताइवान पे, हांगकांग पे उनको मुसलसल वो थ्रेट करते हैं। उन्होंने साउथ चाइना सी में कंट्रोल कर लिया है, बल्कि आगे फ्यूचर में इनका समुद्री इनकी जो बर्तरी है उसको चाइना चैलेंज कर रहा है। और लेकिन अमेरिका इज जस्ट वाचिंग। अब से इट हर्ट्स मी कि जिस तरह दुनिया पूरी चैलेंज कर रही है। आपके प्रेसिडेंट शी ने जिस तरीके से अगले दिन 1 घंटा बिल्कुल उन्होंने बैशिंग की है अमेरिका की, उन्होंने जिस तरह चैलेंज किया कि हमें बुली नहीं, हम चाइना को बुली नहीं होने देंगे, और उसके बाद देख रहे हमारी कोई उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्ड नहीं है, कोई काउंटर स्पीच नहीं है उस पर। उन्होंने बिल्कुल अब वो इग्नोर करते जा रहे हैं चीजें सारी की सारी। पुतिन उनको चैलेंज करता है, कोई जवाब नहीं है। आप ये देखें इससे बड़ा फ्लेवर क्या होगा कि G7 के बाद जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, पुतिन ने अलग कॉन्फ्रेंस की है, बाइडेन साहब ने अलग है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि बाइडेन साहब उनके सवालों के जवाब दे ही नहीं सकते। इंटरनल यहाँ पे अंदर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन इस वक्त अमेरिका में हो रही है। अगर अमेरिका में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है तो आप वीगर मुसलमानों की बात किस तरह करेंगे? आप किस तरीके से पुतिन को, जिस तरह ये हमारे प्रेसिडेंट मुसलसल उनको किलर कहते रहे, आप किस तरह किलर कहेंगे कि जब कंट्री के अंदर हमारे शहर जल रहे हैं, शिकागो चल रहा है, पोर्टलैंड मुसलसल चल रहा है, कंट्री के अंदर इंतशार है, आप खुद डिवाइडेड है, आप खुद कंफ्यूज है, आपको पता ही नहीं है हमारी फंडामेंटल अमेरिका की फाउंडेशन वाज लेड डाउन ऑन कंजर्वेटिज्म और कैपिटलिस्ट सोसाइटी। लेकिन आज हम हमारे बच्चों को आप बता रहे हैं कि वी आर सोशलिस्ट, वी आर कम्युनिस्ट एंड वी कैन ब्रिंग अमेरिका ने, मैं यहाँ के आपको देखने वालों को बताना चाहूंगा कि अमेरिका ने 2 जंगें लड़ी थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर। अमेरिका में उसका इंटरेस्ट, अमेरिका का स्पेशली सेकंड वर्ल्ड वॉर में एक ऑब्जेक्टिव था कि स्टॉप द एक्सपेंशन ऑफ सोशलिज्म। जाने दी थी, लोग लड़े थे जाके वहां पे। आज आप उन्हीं लोगों के जो ग्रैंड चिल्ड्रन है, आप उनको बता रहे हैं कि वी आर सोशलिस्ट, वी आर कम्युनिस्ट। तो ये अमेरिका इज गोइंग थ्रू इट्स ओन इश्यूज। पाकिस्तान, अफगानिस्तान का उनके पास ना हल है, ना वो इंटरेस्टेड है उसमें, ना उनके पास पैसा है, ना विल है उनके पास। और इसी चीज का फायदा चाइना उठाएगा, रशिया भी उठाएगा, उठा रहे हैं, बिकॉज दे हैव कैलकुलेटेड। सबसे बड़ी बात ये होती है चीमा साहब, जब आप अपने दुश्मन को कैलकुलेट कर लें, उसको बार बार ट्राई कर लें, जिस तरह पुतिन ने ओबामा को किया था कि रशिया और जाके जब सीरिया में नेवल बेस बनाई थी, तो ओबामा साहब जो थे वो सिर्फ रेड लाइन ड्रा करते रहे, डिलीवर कुछ नहीं कर पाए। तो दे हैव कैलकुलेटेड। और बाइडेन साहब कौन है? अभी आजकल बाइडेन साहब गवर्नमेंट नहीं चला रहे अमेरिका में। हम समझते हैं कि दिस इज द 3rd टर्म ऑफ ओबामा। सारे एडवाइजर ओबामा के आगे गवर्नमेंट चला रहे हैं। बाइडेन साहब को तो पता ही नहीं है कि आगे वो सेनेटर है कि प्रेसिडेंट है। आपने देखे जब बात करते हैं तो वो जिस तरीके से वो बात कर रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है सिलसिला। तो अमेरिका इज गोइंग थ्रू दिस क्राइसिस, और उसमें छुट्टी है खुली। अफगानिस्तान को भी छुट्टी है, इंडिया को भी छुट्टी है। करना वाकई वो हमारे प्रेसिडेंट साहब जो बिल्कुल सही फरमाते हैं कि और यार साड़ी तो सलाहियत ही कोई नहीं, तुसी जो करना कर लो, असं बस कर गए। उन्होंने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना, वो मैं पंजाबी में मिसाल देने लगा हूं। और कई दफा गोश्त नहीं गलदा तो कहते बकरा ही बुढ़ा से, बिल्कुल उन्होंने वही किया। उन्होंने कहा यार तुसी जाओ, ਤੁਹਾਡਾ काम अच्छा, आखिरी पे चेक ले जाओ, दिस इज रिटायरमेंट पैकेज फॉर गनी साहब, 266 मिलियन तुम्हारी ह्यूमैनिटेरियन एड है, 3.3 बिलियन है, ये ले जाओ, कोई अपना एक छोटा सा आइलैंड ले लो, अपनी एक आर्मी शार्मी बना लो, तो कहीं जाकर रिटायर्ड एज गुजारो अपनी। दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। अब अमेरिका की अफगानिस्तान इज बियॉन्ड द रीच ऑफ अमेरिका। दे डोंट हैव अ विल, दे डोंट हैव एनी, दे नॉट ओनली डोंट हैव विल, दे कैन नॉट डू इट। इट्स बियॉन्ड। सर आपसे आखिरी सवाल करूंगा, और वो ये है कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने $4 ट्रिलियन का इकोनॉमिक पैकेज लेके आए, जिसमें तकरीबन $2.3 ट्रिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान है, $1.8 ट्रिलियन फैमिलीज प्लान है, क्या अमेरिका के अंदर ये रियलाइजेशन है कि जो $2 ट्रिलियन की हमने वॉर लड़ी है, हमें
वो पैसा ना लगाते और हम अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर, फैमिली, सोशल जो सिक्योरिटी है उस पे इन्वेस्ट कर लेते, या कि अमेरिका में ये है यार कोई मसला नहीं, हमारे पास बहुत पैसा, अगर 2 ट्रिलियन लग भी गया तो कोई बात नहीं है, या कि ये समझा जाता है कि ये जो $4 ट्रिलियन है ये इतना जरूरी है, जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि क्राइसिस है यूएसए में, ये इतना जरूरी है, अगर हम नई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट अमेरिका के अंदर नहीं करेंगे तो अमेरिका कांट कम्पीट विद द चाइनीज एंड द न्यू कंपटीशन जो ग्लोबली हो। इसका जवाब मैं सिर्फ एक सिंपल चीज से आपको दूंगा। मैंने एक जगह पढ़ा था इससे कुछ साल पहले कि अमेरिकन का अपनी कांग्रेस पे क्या ट्रस्ट है, वो 11% था। ओनली 11% अमेरिकन दे हैव ट्रस्ट इन कांग्रेस। दे बिलीव डोनाल्ड ट्रम्प यूज्ड टू, उनका, मैं आपको बताता हूं डोनाल्ड ट्रम्प का स्लोगन क्या था। वो कहता था आई विल ड्रेन द स्वैम्प। वॉशिंगटन डीसी को स्वैम्प कहते थे। इट्स अ नॉन फंक्शनिंग टाउन, नॉन फंक्शनिंग। तो इसमें अब कैपिटल सोसाइटी के सेटबैक्स में मैं चीज बताऊंगा, क्योंकि आई एम अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट माय सेल्फ। कैपिटल सोसाइटी की एक्सट्रीम ये है कि आप हर अमेरिकन को पे चेक टू पे चेक बिजी रखते हैं कि वो 2 जाफे करे, सुबह निकले शाम तक जाए, उसको गाड़ी भी दे दो, उसको गाड़ी भी दे दो कर्जों पे, किस्तों पे, घर भी दे दो किस्तों पे, उसको हर चीज किस्तों में फंसा दो, वो सिर्फ पे चेक टू पे चेक चले, वो सोचे भी ना कि वॉशिंगटन डीसी में क्या हो रहा है। दैट्स एग्जैक्टली हैपनिंग इन अमेरिका। इन लोगों को सेंस नहीं इतनी दी जाती। फिर उसके बाद एक और उसके साथ ड्रामा तड़का लग गया इस चीज का कि इन्होंने CNN 7 बन गया, MSNBC बन गया। इनके अपने एजेंडे हैं कारपोरेशन के, वो लोगों को सिर्फ वही चीज बताते हैं जो उनका दिल होता है। तो ये एक ट्रेजेडी है। इसमें मिडिल क्लास अमेरिकन बेचारे मार खा रहे हैं। उनसे मैं यहां पे ये बताना चाहूंगा, मैं गारंटी कर देता हूं मेजॉरिटी अमेरिकन से आप पूछेंगे अफगानिस्तान क्या है, उन्हें पता ही नहीं होगा कि उसकी जियोग्राफिक लोकेशन क्या है। मुझसे आज से बड़ा अर्सा पहले एक अमेरिकन ने पूछा था, कहना पाकिस्तान कितने, मैं क्या मैक्सिको के नाड़ो माने गया, कहना वाकई होना मैक्सिको। तो बेचारे अमेरिकनों को तो पता ही नहीं है कि कितों टैक्स आ रहे हैं। मैं गारंटी कर देता हूं किसी अमेरिकन को ये नहीं पता होगा कि ये 266 बिलियन दिया या नहीं दिया, 3.3 बिलियन कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है। कुछ कांग्रेसमैन, सेनेटर, उन्होंने कैपिटल हिल पे नेगोशिएट किया होगा। बाइडेन ने कहा होगा कि मैं तुम्हारे ये राइट जो बिल साइन कर देता हूं, तुम ये अफगानिस्तान का पैकेज साइन कर दो। तो इससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा। ये रिटायरमेंट पैकेज दिया गया, उन्हें पता है सब। बल्कि क्वेश्चन हुआ था प्रेसिडेंट साहब से प्रेस कॉन्फ्रेंस अबाउट द करप्शन इन अफगानिस्तान। उन्हें पता है कि $266 मिलियन जो है, ये 3.3 बिलियन हमारे बैंकों से निकलना, वापस हमारे बैंकों में आ जाना है। यही तो खूबसूरती है इनकी, तभी तो दे देते हैं। ये तो कागजों में ट्रांसफर होना है सिर्फ। जिस तरह मैंने कहा कि ये गनी साहब का रिटायरमेंट पैकेज है, इज नथिंग टू डू विद अफगानिस्तान। ना इसने अफगानिस्तान जाना है ना पहुंचना है। ये रास्ते में कुछ अमेरिकन खा जाएंगे कॉन्ट्रैक्टर, और कुछ गनी साहब खाएंगे, कुछ उनके रिश्तेदार खाएंगे। दैट्स व्हाट इट इज। उन्हें पता है अफगानिस्तान इज बियॉन्ड आवर रीच नाउ, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। कल नजर आ रहा था कि ये सिर्फ तिफल तसलियां हैं, ये सिर्फ एक कंफ्यूजन क्रिएट किया, अदरवाइज उनके पास जवाब नहीं था किसी चीज का। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच हमें एक्सप्लेन करने के लिए और बताने के लिए व्हाट इज द क्राइसिस इन द यूएस, और पर्टिकुलरली ये जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का जो अफगानिस्तान पुल आउट है, इस पे जो सिचुएशन है, इसमें हमें आपने एनलाइटन किया। बहुत मेहरबानी साजिद साहब, थैंक यू। थैंक यू।